हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो किसने दी थी? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी थी, यानी भूल और प्रयास का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। जब आप बचपन में छोटे थे, आप कोई भी काम करना सीखते थे, जैसे आपने साइकिल चलाना सीखना है, क्या पहले दिन ही आप एकदम साइकिल पर बैठकर पैडल मारकर बैलेंस बनाकर साइकिल चलाना सीख पाते थे? नहीं, ऐसा नहीं होता था। आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आप बार बार गिरते हैं, आपको पैडल मारना नहीं आता, आपको बैलेंस बनाना नहीं आता। आप ये धीरे धीरे सीखते हैं। कभी आप गिरेंगे, फिर आप बैलेंस बनाना सीखेंगे, फिर आप गिरेंगे, फिर आप बैलेंस बनाना सीखेंगे। इस तरह से धीरे 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 आप साइकिल चलाना सीखते हैं। यानी बार बार आप गलतियां करते हैं और उन गलतियों से सीखते हैं और फिर हमारी लर्निंग होती है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी गलतियां कम होती जाती हैं और हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं। यही सब अपनी थ्योरी में बताया है ईएल थॉर्नडाइक ने। ईएल थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था? कैट पर था। ईएल थॉर्नडाइक ने 3 लॉ की बात करी। 3 प्राइमरी लॉ हैं और 5 सेकेंडरी लॉ हैं। इनका किस तरह का एक्सपेरिमेंट था, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देखिए, ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी भूल और प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। एडवर्ड थॉर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी को एजुकेशन के फील्ड में काम लेने का सबसे पहले श्रेय किसको जाता है? थॉर्नडाइक को जाता है। थॉर्नडाइक ने ही साइकोलॉजी का एजुकेशन फील्ड में सबसे पहले यूज किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद इस थ्योरी के कुछ अलग नाम हैं। इसको कनेक्शनिज्म थ्योरी कहा जाता है। कनेक्शनिज्म थ्योरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कनेक्शन की बात की जाती है, बॉन्डिंग की बात की जाती है। किसके बीच में? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, यानी उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच में कनेक्शन की बात की जाती है। इसीलिए इसको कनेक्शनिज्म थ्योरी कहा जाता है। इसको बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने की बात करती है। एसआर थ्योरी यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले स्टिमुलस दिखाया जाएगा तब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करेगा। जैसे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा और उसको दिखाया कि बाहर फिश रखी है। अब भूखी बिल्ली उस फिश तक पहुंचने के लिए रिस्पॉन्स कर रही है, प्रतिक्रियाएं कर रही है। यानी थॉर्नडाइक कहते हैं कि पहले बच्चे को स्टिमुलस दिखाएं तो वो रिस्पॉन्स करेगा, यानी उद्दीपक को देखकर प्रतिक्रिया करते ही। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्किनर का बिल्कुल इससे अपोजिट था। स्किनर कहते हैं कि पहले रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स के बाद उसे स्टिमुलस मिलता है। जो स्किनर हैं, इनका एक्सपेरिमेंट किस पर था? लास्ट थ्योरी हमने डिस्कस की थी, रैट पर और पीजन पर, चूहे और कबूतर पर स्किनर का एक्सपेरिमेंट था। लेकिन थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट किस पर है? बिल्ली पर है और बिल्कुल अपोजिट है। ये कहते हैं कि पहले आप स्टिमुलस दिखाएं, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स करेगा। ये अलग अलग नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब एक्सपेरिमेंट समझते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था? बिल्ली पर था, याद रखना, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने किस एनिमल पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। हमने सबसे पहले पावलोव की कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी थी। पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत पर उनका एक्सपेरिमेंट किस पर था? डॉग पर था। फिर स्किनर की बात की। स्किनर की जो थ्योरी, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, उनका एक्सपेरिमेंट किस पर था? चूहे और कबूतर पर था। और थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था? बिल्ली पर था। इन्होंने क्या किया? एक भूखी बिल्ली ली और इसको इस पिंजरे में डाला। इस पिंजरे को नाम दिया पजल बॉक्स या प्रॉब्लम बॉक्स। और स्किनर के बॉक्स का क्या नाम था? उनके ही नाम पर था, स्किनर बॉक्स। इसको भूखी बिल्ली को इस पिंजरे में रखा और बाहर एक मछली रख दी। अब ये जो पिंजरा है इस तरह से सेट था कि यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ था। जैसे ही बिल्ली उसको प्रेस करती, डोर ओपन हो जाता और बिल्ली को ये फिश मिल जाता। ये फिश क्या काम कर रहा है? उद्दीपक का काम कर रहा है। उद्दीपक का काम क्या करेगा? फिश करेगा। तो यहाँ पर उसे क्या मिल जाता? उद्दीपक मिल जाता।
अब भूखी बिल्ली क्या करेगी, बिल्ली को ये दिख रहा है, यहाँ पर फूड रखा हुआ दिख रहा है, बिल्ली यहाँ पर रिस्पॉन्स कर रही है, इधर उधर भाग रही है, कभी पंजे मार रही है, डोर को खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जितने भी प्रयास कर रही है ये सारे प्रयास में वो असफल रह रही है। यहाँ पर वो क्या कर रही है, ट्रायल कर रही है, प्रयास कर रही है, इधर उधर दौड़ना हो गया, पंजे मारना हो गया, डोर को खोलने की कोशिश करना हो गया, लेकिन वो फेल हो रही है, सक्सेस नहीं हो रही। अब ये ऐसे ही रैंडम ट्रायल्स कर रही है। एक बार क्या होगा, इस बिल्ली का ये जो पैर है, पंजा इस लीवर पर पड़ेगा। बिल्ली का जैसे ही इस लीवर पर पंजा पड़ा तो ये जो डोर है ये ओपन हो गया, डोर ओपन हो गया, बिल्ली गई और बिल्ली ने अपने स्टिमुलस को ले लिया, फिश को खा लिया, भूखी बिल्ली ने अपनी भूख को शांत कर लिया। ये एक बार का एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर दोबारा से थॉर्नडाइक ने इसको पिंजरे में डाला जब ये दोबारा भूखी हुई। अब ये फिर से वही रैंडम ट्रायल्स कर रही है। यहाँ पर इन्होंने किसी भी ऑर्गेनिज्म के कोग्निशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी, संज्ञान को इम्पोर्टेंस, थिंकिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी। ये ब्लाइंड ट्रायल और एरर की बात कर रहे हैं कि बिना अपना दिमाग लगाए सिर्फ ये प्रतिक्रियाएं दे रही है, सिर्फ प्रतिक्रियाएं दे रही है। लेकिन इस बार थॉर्नडाइक ने ये ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कम हुए पहले की बजाय। इस तरह से बार बार जब बिल्ली को पिंजरे में रखा जा रहा था तो पिछली बार की जगह उसके ट्रायल्स कम हो रहे थे, यानी ये अपनी गलतियों को कम कर रही थी। कम, जैसे पहली बार अगर इसने 10 ट्रायल किए तो दूसरी बार इसने 7 किए, फिर इसने 5 किए, फिर 2 किए। ऐसे होते होते एक टाइम ऐसा आया कि बिल्ली ने ये सीख लिया कि उसे फूड मिलेगा कि जब वो इस लीवर को प्रेस करेगी। अब बिल्ली गई, सीधा उसने लीवर को प्रेस किया और उसने फिश को प्राप्त कर लिया। यही लर्निंग है, ट्रायल और एरर। यानी बार बार मनुष्य गलती करेगा, उन गलतियों से सीखेगा और लर्निंग होगी। ट्रायल एंड एरर किया, देखो ट्रायल कर रही है, फिर जैसे ही लीवर प्रेस किया, यहाँ पर लीवर प्रेस हुआ तो ओपन डोर खुल गया और इसको अपना स्टिमुलस मिल गया, इसको अपना फूड मिल गया। लर्निंग थ्रू रिपीटेड ट्रायल्स, यानी पहले स्टिमुलस दिखाओ तो वो रिस्पॉन्स देगा और रिस्पॉन्स उसे क्या मिला, रिवॉर्ड मिला। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की सबसे पहले बात किसने की थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। हम स्किनर में पढ़ते हैं, जब भी हम रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, रिवॉर्ड की बात करते हैं, तो हम स्किनर में पढ़ते हैं। स्किनर ने इसको एक्सपेंड किया था, लेकिन सबसे पहले बात किसने की थी, थॉर्नडाइक ने की थी। इन्होंने अपना एक लॉ भी दिया था, वो अभी हम समझेंगे। देखिए थॉर्नडाइक को एक बार समझते हैं, इस थ्योरी में इन्होंने क्या क्या बताया। ट्रायल और एरर थ्योरी है, ये किसके द्वारा दी गई है, E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। लर्निंग टेक प्लेस थ्रू रिपीटेड अटेम्प्ट्स, बार बार बिल्ली प्रयास कर रही थी। रॉन्ग रिस्पॉन्सेज आर एलिमिनेटेड एंड करेक्ट रिस्पॉन्सेज आर स्ट्रेंथन। अब बिल्ली बार बार जब प्रैक्टिस की तो उसने सीखा कि जैसे वो लीवर को प्रेस करेगी तो उसे फूड मिलेगा। अब बिल्ली इधर उधर भागना बंद करती है और सीधा जाती है, लीवर को प्रेस करती है और उसे अपना रिवॉर्ड मिल जाता है, स्टिमुलस मिल जाता है, रीइंफोर्समेंट मिल जाता है। तो गलत रिस्पॉन्सेज हैं, वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगी, बार बार ट्रायल करेगी तो रॉन्ग रिस्पॉन्सेज कम हो जाते हैं और जो सही रिस्पॉन्सेज हैं वो बढ़ जाते हैं। लर्निंग इज फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स ऑफ द नर्व, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन की बात की गई, इसीलिए इस थ्योरी को कनेक्शनिज्म थ्योरी या बॉन्ड थ्योरी भी कहा गया है। इनकरेक्ट रिस्पॉन्स ग्रेजुअली डिसअपियर एंड करेक्ट रिस्पॉन्स स्ट्रेंथन। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो आपको ये तीनों नाम याद रखने चाहिए, सीक्वेंस से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा प्राइमरी लॉ है और कौन सा सेकेंडरी लॉ है। तो प्राइमरी लॉ कौन से, 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। जो स्किनर का एक्सपेरिमेंट है, स्किनर की जो थ्योरी है वो लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन पूछा जाता है स्किनर की थ्योरी है वो किस लॉ पर बेस्ड है, तो वो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है, प्रभाव के नियम पर बेस्ड है। अब इन सभी नियम को हम एक एक करके समझते हैं। देखिए लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन लर्नर इज रेडी। लर्निंग कब इफेक्टिव होगी, जब सीखने वाला रेडी होगा। और रेडी होने का मतलब है वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, मेंटली भी स्वस्थ होना चाहिए, इमोशनली भी स्वस्थ होना चाहिए। आपकी क्लास में कोई बच्चा है, वो पढ़ने बैठा, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसे फीवर आया है तो वो लर्निंग नहीं कर पाएगा।
अगर बच्चा इमोशनल रूप से डिस्टर्ब है, उसे डर लग रहा है या फिर उसे ईर्ष्या हो रही है किसी से, कोई भी इमोशन जो उसको प्रभाव कर रहे हैं, तो भी वो लर्निंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा कॉग्निटिव रूप से रेडी नहीं है, यानी आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को 8th क्लास का सिलेबस पढ़ाने बैठ गए, तो भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। यानी हर एक बच्चे को सीखने के लिए रेडी होना जरूरी है। रेडी होने का मतलब शारीरिक रूप से भी, यानी मैच्योरेशन भी उसमें आनी चाहिए, उसमें कॉग्निटिव मैच्योरिटी भी आनी चाहिए, और इमोशनल रूप से भी वो स्टेबल होना चाहिए, तभी लर्निंग होगी। जैसे बच्चा रेडी है तो यहाँ पर जो लर्निंग है वो बहुत अच्छे से होगी। यहाँ पर बच्चे को नींद आ रही है तो वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। लर्निंग कब इफेक्टिव होगी? जब पढ़ने वाला रेडी होता है। आप चाहे कितने ही वीडियो देखें, सिर्फ आप वीडियो देख लेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो भी लर्निंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप पढ़ने के लिए रेडी नहीं हैं। रेडी होना बहुत जरूरी होता है। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है? थॉर्नडाइक बिलीव दैट लर्निंग डिपेंड अपॉन लर्नर स्टेट ऑफ रेडीनेस। इफ पर्सन इज प्रिपेयर्ड, यानी मेंटली, फिजिकली और इमोशनली टू एक्ट, सो डूइंग इज सेटिस्फाइंग होगा। रेडीनेस इज अबाउट मोटिवेशन, मैच्योरिटी एंड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट भी होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। पढ़ने के लिए मोटिवेशन का होना भी जरूरी है। जैसे मोटिवेशन के लिए आपको कोई गोल दिखना चाहिए कि मुझे इसके लिए पढ़ना है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, इसलिए मुझे पढ़ना है। जब तक मोटिवेशन नहीं होगी तो भी लर्निंग नहीं होगी। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि नहीं होगी आपको किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप वो नहीं पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों का जो लर्नर है उसको राइट स्टेट में होना जरूरी है, यानी लर्नर का तैयार होना जरूरी है पढ़ने के लिए। फिर प्रैक्टिस आता है। आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तब हम मैथ की टेबल लर्न कर रहे होते थे, हमें नहीं लर्न होती थी। हम बार बार उनको बोलते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो एक टाइम के बाद हमें जो टेबल है वो लर्न हो जाती थी। कोई भी काम सीखते हैं हम प्रैक्टिस तो करते ही हैं, ये हमने सुना है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे। प्रैक्टिस स्ट्रेंथन लर्निंग स्ट्रोंगर, यानी जो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही लर्निंग बेहतर होगी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज सेज दैट लर्निंग इज स्ट्रेंथन्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। बार बार आप प्रैक्टिस करें, रिपीट करेंगे, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। जब ये यूज में नहीं होगा तो कनेक्शन है वो वीक हो जाएगा। जैसे आपने साइकिल चलाना सीख लिया, लेकिन आपने 5, 7, 10 साल तक साइकिल चलाई नहीं, तो दोबारा जब आप साइकिल चलाने लगोगे तो आप देखेंगे कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे। कोई भी काम, आपने कुकिंग सीख लिया, आपने बहुत लंबे टाइम तक आपने कुकिंग नहीं की, तो आप उसको भूल जाते हैं। आप याद कब रहेगा? वो जब वो चीज़ें आपके रूटीन में रहेंगी, जो चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में रहेंगी। मैथ जो आपने 5th 6th क्लास में पढ़ा था, अगर आप उसकी कंटिन्यूटी में नहीं रहते तो हम वो मैथ के क्वेश्चन भी नहीं सोल्व कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिस की कमी हो गई। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, यानी आपको बार बार अभ्यास करना है। लॉ ऑफ इफेक्ट जैस्पर स्किनर की थ्योरी कंप्लीटली बेस्ड है। लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि बच्चा कोई भी काम करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि वो उस काम को रिपीट करेगा या नहीं करेगा। यानी कोई भी रिस्पॉन्स दिया, उसका परिणाम क्या रहा। अगर उसका परिणाम प्रोत्साहन आया, रीइंफोर्समेंट मिला, तो बच्चा उस काम को दोबारा करेगा, और अगर उसे सजा मिली, दंड मिला, तो वो उस काम को दोबारा नहीं करेगा। आपने बच्चे को होमवर्क दिया, बच्चा होमवर्क करके लाया, आपने कहा बच्चे को शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने उसे स्टार दे दिए, आपने उसको टॉफ़ी चॉकलेट दे दी, तो बच्चा उस काम को दोबारा करेगा, क्योंकि उसे रिवॉर्ड मिला, उसको रीइंफोर्समेंट मिला। लेकिन जैसे बच्चे क्लास में बैठे हैं, आपने उनको डांट दिया, आपने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, तो बच्चा अब उस डांट से बचने के लिए, उस एक्स्ट्रा होमवर्क से बचने के लिए दोबारा शोर नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? व्यवहार में डिक्रीज हुआ, मतलब व्यवहार में कमी आई। तो किसी भी एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज ये डिटरमाइन करेंगे कि बच्चा उस काम को दोबारा करेगा या नहीं करेगा। बिहेवियर फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग आउटकम आर मोर लाइकली टू रिपीटेड, मतलब जिसके भी परिणाम अच्छे होंगे तो उसको रिपीट करेंगे, और जिसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। ये थे आपके लॉ ऑफ इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और रहेगी लॉ ऑफ एक्सरसाइज में। यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है हमने, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज है, ये कौन से प्राइमरी लॉ के पार्ट हैं या सब पार्ट हैं? तो ये हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज के। जो चीज़ यूज में होगी, लॉ ऑफ यूज क्या कहता है? जो चीज़ यूज में होगी उसकी लर्निंग है वो बढ़ेगी।
जिस चीज़ को हम यूज में नहीं रखेंगे तो लर्निंग डिक्रीज हो जाएगी, लर्निंग में कमी आ जाएगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जो चीज़ यूज में रहेगी वो हमारी टिप्स पर बनी रहती है, वो हमारी मेमोरी में भी बनी रहती है। जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं उसको हम भूल जाते हैं। ये 2 सब पार्ट हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज के। तो हमने 3 प्राइमरी लॉ पढ़े। कौन कौन से? लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी लर्नर का तैयार होना जरूरी है। इसीलिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाती है कि बच्चा शारीरिक रूप से, कॉग्निटिव रूप से, इमोशनल रूप से, मोरल रूप से, हर तरह से तैयार होना चाहिए। उसके बाद लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें यूज में रहेंगी, लर्निंग उतनी बेहतर होगी। जितनी कम एक्सरसाइज की वो डिसयूज में चले जाएगा, लर्निंग हमारी कम हो जाएगी। फिर लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कोई भी काम के कॉन्सिक्वेंसेस डिटरमाइन करेंगे कि वो उस काम को रिपीट करेगा या नहीं करेगा। अगर रीइंफोर्समेंट मिला तो उस काम को रिपीट किया जाएगा, और पनिशमेंट मिला तो उस काम को रिपीट नहीं किया जाएगा। अब है सेकेंडरी लॉ। सेकेंडरी लॉ है, ये 5 हैं, याद रखना। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, बहु प्रतिक्रिया का नियम। लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, यानी मानसिक तत्परता का नियम। लॉ ऑफ प्री पोटेंसी एलिमेंट्स, तत्वों की प्रधानता का नियम। लॉ ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एनालॉजी एंड लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये 5 लॉ भी आपको याद रखने हैं। देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? जैसे आप मैथ की कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, अब आप अलग अलग फॉर्मूला से उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपने ये फॉर्मूला लगाया, आप फेल हो गए, आप उसको ड्रॉप कर देंगे। दूसरा तरीका, फिर वो भी गलत हो गया तो आप तीसरा तरीका, फिर वो भी गलत हो गया तो आप चौथा। अलग अलग तरीके से आप किसी भी एक समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वही है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। व्हेन ए फर्स्ट रिस्पॉन्स फेल्स, द लर्नर ट्राई डिफरेंट रिस्पॉन्स अंटिल द करेक्ट वन इज फाउंड। आप भी ऐसा करते हैं डेली लाइफ में? आपके सामने कोई भी समस्या आती है तो आप उसको अलग अलग, मतलब बहुत सारे प्रतिक्रियाएं करते हैं उसको सोल्व करने के लिए। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ज़्यादा कुछ है नहीं इसको समझने के लिए। आपको नाम ये जरूर याद रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये डिस्क्रिमिनेट करने के लिए पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड, किसी चीज़ को लेके हमारा एटीट्यूड क्या है। अगर हम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है, उनका पहले ही एटीट्यूड ये सेट है, उनका माइंड सेट है कि मुझे मैथ आता ही नहीं है। फिर वो चाहे कितनी कोशिश कर ले, उसे मैथ आएगा ही नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव माइंड सेट लेके बैठा है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोचेगा मुझे आता नहीं लेकिन मैं सीख सकता हूँ, मैं कर लूँगा, ये माइंड सेट हो गया, तो वो सीख भी लेगा। यही माइंड सेट होता है। लर्निंग डिपेंड अपॉन लर्नर मेंटल सेट, एटीट्यूड और रेडीनेस। बच्चे का माइंड सेट कैसा है? अगर वो पॉजिटिव माइंड सेट लेके चल रहा है तो लर्निंग बेहतर होगी, और अगर उसने ये सोच लिया कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो वो कर भी नहीं पाएगा। ये है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। रिस्पॉन्स एनालॉजी, पहले जो चीज़ है, यानी बच्चे ने पहले से जो सीख रखा है उससे सिमिलरिटी से वो नई चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे बच्चे ने मैथ की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला सीख लिया, अब जैसे ही उसके पास नई प्रॉब्लम आई तो वो उसी फॉर्मूला से उसको सोल्व करने की कोशिश करता है। यही है लॉ ऑफ एनालॉजी। समझ आया? कोई भी बच्चा जो पहले से उसकी प्रायर नॉलेज है उसका यूज करता है एक नई सिचुएशन में, उसको सिमिलरिटी वहाँ पर सिमिलर करने की कोशिश करता है, वही है लॉ ऑफ एनालॉजी। लर्नर रिस्पॉन्ड न्यू सिचुएशन बेस्ड ऑन द सिमिलर पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसको सोल्व करने की कोशिश करता है। फिर होता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी लर्निंग है वो ट्रांसफ़र होती है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है, नेगेटिव ट्रांसफ़र होता है, जीरो ट्रांसफ़र होता है। ये भी हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में। यानी एक जगह सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी जगह यूज किया जाता है तो वो होता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। हिंदी का सीखा हुआ ज्ञान आप एसएस में यूज कर रहे हैं, फिजिक्स का सीखा हुआ ज्ञान आप मैथ में यूज कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आपने सीखी, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज का यूज मैथ में भी हो रहा है, एसएस में भी हो रहा है, आपकी साइंस में भी हो रहा है। तो एक जगह सीखे हुए ज्ञान का दूसरी जगह पर यूज करना ही एसोसिएटिव शिफ्टिंग होती है। ए रिस्पॉन्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अनदर, स्टूडेंट रिस्पॉन्ड टू बी इंस्टेड ऑफ टीचर्स वॉइस आफ्टर कंडीशनिंग। एक जगह पर सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह पर यूज करना ही एसोसिएटिव शिफ्टिंग होता है। फिर होता है लॉ ऑफ प्री पोटेंसी एलिमेंट, मतलब इंपॉर्टेंस आप किस चीज़ को देते हैं, पहले आप उसी काम को करते हैं जब आप उस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंस का लॉ हो गया।
ए लर्नर रिएक्ट द इम्पोर्टेंट एलिमेंट और सिचुएशन इन ए इग्नोर इररिलेवेंट वन। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो 4-5 प्रॉब्लम आ गई, आप किस प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंट मान रहे हो कि इसका सोल्व होना पहले जरूरी है, इनको बाकी को मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ। तो ये होता है लॉ ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब आप इम्पोर्टेंस किस चीज़ को दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। ये थे सेकेंडरी लॉ ऑफ थॉर्नडाइक की थ्योरी की सेकेंडरी लॉ। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए सबसे पहले हमने देखा ट्रायल और एरर थ्योरी है, ये किसने दी थी, E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी। इसके अलग अलग नाम क्या है, कनेक्शनिज्म थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी और स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। E.L. थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा गया क्योंकि थॉर्नडाइक ने मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को एजुकेशन के फील्ड में सबसे पहले प्रयोग किया था। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था, भूखी बिल्ली पर था। जो बॉक्स था उसका नाम पजल बॉक्स दिया या प्रॉब्लम बॉक्स उसको नाम दिया। ये कहते हैं कि जो लर्निंग है वो बार बार प्रयास करने से, बार बार कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रयास करेगा, गलती करेगा, उन गलतियों से सीखेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो करेक्ट रिस्पॉन्स करना सीख जाता है। ये करेक्ट रिस्पॉन्स कब करेगा, जब उसे कोई स्टिमुलस दिख रहा है, उसको कोई उद्दीपक दिख रहा है। जैसे आप पढ़ इसलिए रहे हैं कि आपको एग्जाम दिख रहा है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी जॉब लगेगी, आपको पैसा मिलेगा। जो पैसा है वो स्टिमुलस का काम कर रहा है, इसलिए आप लर्निंग कर रहे हैं। इन्होंने इस लर्निंग को एक्सप्लेन करने के लिए 3 तो दिए प्राइमरी लॉ और 5 दिए सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ कौन कौन से थे, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी लर्नर का तैयार होना जरूरी है। फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे लर्निंग उतनी बेहतर होगी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के 2 सब पार्ट थे, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। जो चीज़ यूज में होगी तो वो लर्निंग बनी रहेगी, जो चीज़ डिसयूज में चली जाएगी तो हमारी लर्निंग घट जाएगी। फिर उसके बाद लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कोई भी काम है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर डिपेंड करता है, परिणाम पर डिपेंड करता है। अगर परिणाम अच्छे हुए तो बच्चा उसको रिपीट करेगा, अगर परिणाम अच्छे नहीं हुए तो बच्चा उस काम को रिपीट नहीं करेगा। जो लॉ ऑफ इफेक्ट है ये रिवॉर्ड की बात सबसे पहले किसने की थी, थॉर्नडाइक ने की थी। और जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो बेस्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट पर। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो 5 सेकेंडरी लॉ हैं, सबसे पहले लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी समस्या का समाधान करने के लिए मल्टीपल रिस्पॉन्स करता है। जब वो मल्टीपल रिस्पॉन्स करेगा तो एक करेक्ट रिस्पॉन्स करेगा और उसकी लर्निंग हो जाएगी। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी एक जगह का सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह पर यूज करना। हिंदी में सीखा हुआ ज्ञान वो कहाँ यूज कर रहा है, एसएस में यूज कर रहा है। फिजिक्स का सीखा हुआ ज्ञान वो मैथ में यूज कर रहा है। एक जगह सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी जगह पर यूज किया जाए तो वो एसोसिएटिव शिफ्टिंग होती है। लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी, यानी इंपॉर्टेंस आप किस चीज़ को दे रहे हैं। जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी हम उस काम को पहले करते हैं, जो चीज़ कम इंपॉर्टेंट है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लॉ ऑफ एनालॉजी, इसका मतलब पहले से जो सीखा हुआ ज्ञान है उसका नई सिचुएशन में यूज करना, और जो सिचुएशन है वो सिमिलर होनी चाहिए। सिमिलर सिचुएशन में पहले सीखे हुए ज्ञान को हमने नई सिचुएशन में यूज करना है। फिर आता है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, हमारा माइंड सेट कैसा है। अगर किसी चीज़ को लेके हमारा माइंड सेट पॉजिटिव है तो उसके रिजल्ट बेहतर होंगे, और अगर किसी चीज़ को लेके हमारा माइंड सेट नेगेटिव है तो उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होगा। ये थी आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अगर आपको थ्योरी पसंद आई तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।